तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोई बकवास नहीं, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे चैनल की लिंक दी है जहाँ से आप केमिस्ट्री की वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी जाके उस चैनल पे भी आप अपनी चीज़ें देख सकते हैं और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो पे। वीडियो है आज की ओरिजिन ऑफ लाइफ का, जो हमने छोड़ा था। यानी कि अब तक हमने वहाँ तक क्या पढ़ लिया था, हमने मिलर एक्सपेरिमेंट देखा था, वो भी किस में, तो उसका नाम था सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें ही हमने मिलर एक्सपेरिमेंट को देखा था। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन लिखते टाइम ना जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना पता चलेगा कि इसी में खो जाएंगे। ऊपर से पेपर में इतना भी टाइम नहीं आता है कि राम कहानी लिखें, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं होता है कि जो इसी में सारी राम कहानी लिख के आ जाएंगे। सो बात समझिए, नोट्स को छाट के लिखिए, इतनी लिखिए कि आपकी संपूर्ण चीज़ें भी आ जाएं, यानी कि पूरी बात भी हो जाए और प्लस नौटंकी भी ना आए। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो ये केमिकल है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो जैसे कि क्या, अमीनो एसिड, शुगर, ये सब जो समुद्र का पानी है उसमें बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर ठंडा तो हुआ नहीं था, तो बॉईल कर रहे हैं, और यही आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगर हम सिंपली कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी लैंग्वेज है। आगे देखिए, और उस समय की जो एटमॉस्फेयर थी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी, लाइटनिंग, यूवी रेज, इन सबों के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि आपको पहले भी बहुत बार बता दी गई है। उस टाइम पे एनर्जी के सिर्फ यही सब सोर्स थे, तो इन्हीं के माध्यम से केमिकल के लिए जो रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए वो यहीं से प्राप्त होती थी। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए फिर आगे देखिए, जो नॉर्मली या सिमिलरली, जो भी आपको कहना कह लीजिए, तो नॉर्मली जो सिंपल शुगर थे वो आपस में कंबाइन होकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन किए। ठीक है, जो सिंपल शुगर हैं वो कंबाइन हुए पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन किए। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल थे ये कंबाइन होकर फैट का फॉर्मेशन किए, फैट का। ठीक है, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन किए, और ये सब के जो कंबाइन होने में कुछ अदर फैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, ऐसा कोई का क्रेडिट छीना नहीं जा रहा है, उसको क्रेडिट दिया जा रहा है कि इन सब के कंबाइन होने में कुछ अदर फैक्टर भी रहे होंगे भाई साहब इन्वॉल्व। हम किसी की क्रेडिट को छीन नहीं रहे हैं, ऐसा साइंटिस्टों ने बोल दिया भैया, कि चला कोई हमारे पास बाद में शिकायत लेके नहीं आएगा कि हमको प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया था, कैसे किया हमारे साथ। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। एक अदर नाम जोड़ दिया गया कि अदर आते ही अब उसमें जो बचे खुचे होंगे उनको ले लीजिएगा। सो मेनली शुगर से पॉलीसैकेराइड बना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, ये सब कंबाइन होके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किए, और फिर न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए। ठीक है, उसके बाद ऐसा मानते हैं कि इस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे भी बता दे रहा हूँ, आपने जो ऊपर बोला है आप उन्हें ऐसे कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे शुगर प्लस शुगर मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलते हैं तो फैट्स बनता है, अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, वैसे ही नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज, शुगर प्लस फॉस्फेट, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी तक हम आरएनए पे ही सीमित रहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी नोट ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को
ये नोट पसंद आएगा और जो ये थ्योरी में था वो नहीं आएगा। कुछ को थ्योरी पसंद आएगी, ये पसंद नहीं आएगा, वो आपके ऊपर है। क्योंकि किसी के लिए ये सोना और वो चांदी है और किसी के लिए वो चांदी और ये सोना है। फ़र्क है कि आप किस तरीके से समझते हैं। दोनों तरीका सिंपल है, याद रखने का दोनों तरीका ही सिंपल है। अब हम चलते हैं अपने आगे। तो इन सब चीज़ों के बाद सवाल उठा कि पहले कौन आया, पहले डीएनए आया, पहले आरएनए आया या प्रोटीन आया। सिर्फ इन्हीं दो के बीच में सवाल उठा। ये सवाल उठा कि पहले आरएनए आया या पहले प्रोटीन आया। इसको लेके काफ़ी हाइपोथेसिस दी गई। उसी में से हम कुछ मेन हाइपोथेसिस को देखेंगे। जैसे पहली हाइपोथेसिस थी आरएनए फर्स्ट हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को 1980 के आसपास 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। नाम था लेस्लिया, फ्रांसिस और कार्ल। इन लोगों ने कहा कि जो आरएनए है वो दुनिया की इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, मतलब लाइफ के विकास की पहली स्टेज कौन है, आरएनए है, ऐसा मानना था। क्योंकि हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना है हमारी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आरएनए के अंदर वो सभी मॉलिक्यूल या वो सभी ज़रूरी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो किसी को सर्वाइवल करने और रेप्लिकेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आरएनए के अंदर वो सभी ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने और रेप्लिकेशन करने के लिए, रेप्लिकेशन मतलब द्विगुणन, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करने के लिए। अरे जैसे ऐसे समझिए ना कि आज के टाइम में हम दो हमारे 28, ठीक है, बात समझ रहे हैं, हम दो हमारे 28, इसीलिए ना पहले 30 करोड़ थे, आज 130 करोड़ हैं। बस यही फ़र्क है। रेप्लिकेशन का गुण उसमें पाया जा रहा था, किसमें, आरएनए में रेप्लिकेशन के भी गुण थे और सर्वाइवल के भी गुण थे। ठीक, और हमने इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठाया है, वो आप सबके सामने दिख ही रहा है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा आरएनए हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं प्रोटीन फर्स्ट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस को भी दिया गया था। इसे 1978 में सिडनी फॉक्स ने दिया था और उन्होंने क्या कहा वो देखिए। उन्होंने कहा कि आरएनए से पहले ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो चुका था, प्रोटीन का डेवलपमेंट हो चुका था। ठीक है, बात समझ रहे हैं, आरएनए से पहले ही प्रोटीन का डेवलपमेंट हो चुका था। ये कहना था किसका, प्रोटीन फर्स्ट हाइपोथेसिस का, यानी कि सिडनी फॉक्स का। इसके बाद एक और देख लीजिए हाइपोथेसिस थी, उसका नाम था कैन्स स्मिथ हाइपोथेसिस। इनका यह कहना था कि प्रोटीन और आरएनए दोनों साथ में ही कंबाइन होकर बने हैं। ठीक है, सेम टाइम पे ये दोनों बने हैं। तो भैया सबका अपना अपना कहना था, बात ही समझ रहे हैं, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, लगा लो भैया। और अब इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में मिल के न्यूक्लियर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इसे ही फर्स्ट साइन माना जाता है लाइफ की। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ इसे ही माना जाता है। यही है लाइफ का पहला चिन्ह। ठीक है, चिन्ह मतलब ऐसे समझिए कि पहली आशा है। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोटीन पहली आशा है, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, यही प्रेजेंट होता है। तो इसको देख के सलाह कि हाँ कहीं तो है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बात समझ रहे हैं ना। तो इसी की वजह से इसको देख के ऐसा लगा कि नहीं नहीं, तुम में वो गुण है जो तुम मतलब सेल वेल बना सकते हो, समझ रहे हैं ना, ऐसा माना गया। आगे देखते हैं हम, बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आए हैं, पूरा ट्रैक है ये, स्टार्टिंग से लेके आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के जो हमने 4 स्टेप पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ तक ये अब तक क्या चल रहा था, ये चल रहा था कीमोजेनी यानी कि केमिकल इवोल्यूशन। अब आएगा बायोजेनी यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि अब बात चलेगी बायोलॉजी की, यानी कि सेल वेल बनने की बात आ गई है। अब तक तो हमने केमिकल बनाया, अब उस केमिकल से सेल बनाने की बात आ गई है, समझ रहे हैं। अब आते हैं अपनी अगली लाइन पे। तो सेल बनाने के लिए कुछ चीज़ें थीं, वो कुछ रूल हैं वो यहाँ पे बता दिए जाते हैं कि हाँ इनके लिए ऐसी कंडीशन हो जाए तब ये सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेल्स के अंदर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, तो वो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ।
लाइफ की ओरिजिन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हीं में से एक है कि उसमें रेप्लिकेशन का गुण होना चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेशन, वही अभी आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था, समझ में तो आई क्या होगा। तो उसमें रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन का गुण होना चाहिए ताकि वो अपने जैसी संरचना रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात ये। दूसरा कि उनमें म्यूटेशन होना चाहिए और उस म्यूटेशन में एरर भी होना चाहिए। ठीक है, ये ना कि एकदम क्लोन कॉपी बने। ठीक, देखिए जैसे एक सेल से दूसरा सेल बने या एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बने तो उसमें कुछ एरर होना चाहिए, ये ना कि बिल्कुल सेम क्लोन बन जाए। ठीक है, बात समझिए, बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ म्यूटेशन, कुछ उत्परिवर्तन होना और चाहिए। और जब ये उत्परिवर्तन हो जाए तो उसका उस इन्वायरमेंट में रहना तो बिल्कुल सही नहीं है जहाँ पे वो पहला रहता था, मतलब पहले रहता था, क्या मजाक है। क्योंकि वो वहाँ पे रहेगा तो उसी इन्वायरमेंट में वापस से ढल जाएगा और जो उसके अंदर चेंजेस हुए थे, जो म्यूटेशन हुआ था, जो उत्परिवर्तन हुआ था, वो भी नहीं रहेगा। और अगर वहाँ पे ही रहते हुए किसी से अगर वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो उनके अंदर जो मतलब प्राप्त होगा वो मिक्स प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं, एक के अंदर चेंजेस हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में है, एक के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, एक नॉर्मल में है। जब उनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो मिक्स कैरेक्टर प्राप्त होगा। तो यही वो सब चीज़ें हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तीसरा देखिए, हम जब म्यूटेशन के बाद वो जिस स्थान पे था, म्यूटेशन के बाद वो जिस स्थान पे था उस स्थान से उसका आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसका पृथक्करण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो वहीं पे रहेगा तो उसमें मिलावट हो जाएगी। अब कैसे मिलावट होगी, बात समझ रहे हैं, वहाँ पे रहेगा तो वहाँ के लोगों से ही वो रिप्रोडक्शन करेगा, जिनमें चेंजेस नहीं हैं उनसे करेगा। तो इसमें चेंजेस है, उसमें चेंजेस नहीं है, तो एक मिक्स्ड कैरेक्टर प्राप्त होगा, वही जो मैंने पीछे बताया। तो वही प्रोसेस होती है, इस वजह से उसका आइसोलेशन, पार्शियल आइसोलेशन ज़रूरी है। बाकी इन सब यानी कि म्यूटेशन के लिए जो एक सही टेम्परेचर चाहिए वो तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से मौजूद था। ठीक है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में इतना टेम्परेचर मौजूद था जो एक म्यूटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम बायोजेनी का पहला टॉपिक यानी कि प्रोटोबॉइंट्स या प्रोटोसेल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोबॉइंट या प्रोटोसेल्स, प्रोटोसेल्स मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं। ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग की कोशिकाएं हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं, उसे ही कहते हैं प्रोटोसेल्स। ठीक है, तो अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा तो बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब मैं था तो ये लोग हमेशा बोलते रहते थे प्रोटोसेल्स प्रोटोसेल्स। मैं सोचता था कि ये है क्या, तो फिर मुझे बाद में जब पता चला तब मुझे समझ में आया। तो आप पहले से ही समझ जाइए, प्रोटोसेल्स यानी कि प्रारंभिक कोशिकाएँ। ठीक है, तो इसे मोटी मोटा भाषा में जान लीजिए, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक कोसर्वेट्स और एक क्या, माइक्रोस्फेयर्स। ठीक, एक कोसर्वेट्स और एक माइक्रोस्फेयर्स। जो कोसर्वेट्स है इसे ओपेरिन ने दिया था और जो माइक्रोस्फेयर है इसे सिडनी फॉक्स ने दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, एक छोटी सी आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ बता रहा हूँ। जो कोसर्वेट्स है वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से बना है। ठीक, और जो माइक्रोस्फेयर है वो प्रोटीन से बना है। रामबाण है, लिख लीजिएगा, आपको आगे काम आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे जब आप बायोजेनी का टॉपिक याद करेंगे और उसमें पहले पे आएंगे कि प्रोटोबॉइंट्स या प्रोटोसेल। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि कोसर्वेट्स में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट बना है, मतलब इससे मिल के ये बना है, और जो माइक्रोस्फेयर है वो प्रोटीन से मिल के बना है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो अब हम पहली टॉपिक कोसर्वेट्स देखते हैं। तो ओपेरिन की फर्स्ट हाइपोथेसिस 1920 में प्रपोज की गई थी। इनके अकॉर्डिंग यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस अर्ली प्रोटोसेल ही कोसर्वेट्स हैं। ठीक है, मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं ही कोसर्वेट्स हैं, ऐसा कहना था किसका, ओपेरिन का। ठीक, और ओपेरिन ने ही प्रोटोसेल को कोसर्वेट्स नाम भी दिया। ठीक, और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक, ओपेरिन का कहना था कि प्रोटोसेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कोसर्वेट्स
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए, आपको हर बार हिंट कर रहा हूँ, आप समझते रहिएगा, जिसमें मतलब इससे कंबाइन होके कोसरवेट का फॉर्मेशन होता है। किससे? इन्हीं चारों से कंबाइन होकर कोसरवेट का फॉर्मेशन होता है। और इस स्ट्रक्चर के सराउंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक लेयर या एक फिल्म क्रिएट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी कि ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब है कि वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, वही मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल का, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका इनके आसपास लेयर बन जाता है, ठीक है। और इनके इस लेयर के बीच में क्या होता है? वाटर होता है। किनके लेयर के बीच में? कोसरवेट्स, और इस लेयर के बीच में वाटर होता है जो एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो जब इन कोसरवेट्स को जब लेबोरेटरी में बनाया गया तो उन्होंने देखा कि ये जो अपने आसपास के सराउंडिंग वाटर हैं उनमें से सेलेक्टिवली केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए, आप बात समझिएगा, सेलेक्टिवली यानी कि बहुत चालाक है ये कोसरवेट, ये गिने चुने लोगों को ही अपने, मतलब गिने चुने केमिकल को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, सबको नहीं, सेलेक्टिवली, यानी कि गिने चुने केमिकल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कोसरवेट्स एक जीवित है, ठीक है, मतलब कोसरवेट्स के अंदर जीवन है, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसमें कुछ लाइफ के जैसे कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, ये बहुत से लोगों का मानना था कि इसमें लाइफ के जैसे कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, और इनके अंदर ये एबिलिटी भी है कि ये खुद को साइज़ में इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा मोड़ा रेप्लिकेशन का भी गुण प्रेजेंट था, क्योंकि अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर सकते हैं ये। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्फेयर की। अब तो हमने कोसरवेट देख लिया, माइक्रोस्फेयर देखिए क्या है। तो सिडनी फॉक्स के अकॉर्डिंग अर्ली प्रोटोसेल माइक्रोस्फेयर थी, ठीक है, जो प्रारंभिक कोशिकाएं थी वो माइक्रोस्फेयर हैं। और इस माइक्रोस्फेयर में नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, जो एक डबल लेयर्ड आउटर बाउंड्री से घिरा रहता है, ठीक है, वही मैक्रोमॉलिक्यूल यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो उसका एक कलेक्शन रहता है जो कि डबल लेयर्ड आउटर बाउंड्री से घिरा रहता है, यानी कि इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। बात समझिए, उसमें मेम्ब्रेन अब्सेंट थी, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और इसे माइक्रोस्फेयर जो नाम है वो सिडनी फॉक्स ने दिया था, और उनका कहना था कि माइक्रोस्फेयर का फॉर्मेशन प्रोटीनॉइड से हुआ है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि माइक्रोस्फेयर का फॉर्मेशन प्रोटीन से हुआ है, तो चिंता मत करिएगा, प्रोटीनॉइड मतलब ये भी एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर ही है। और हमें जैसा कि पता है कि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, यानी कि अमीनो एसिड की श्रृंखला से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और यही प्रोटीन क्या है? प्रोटेनॉइड्स हैं, ठीक, डाउट क्लियर ना। और इनके अंदर ग्रोथ, बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन, इन सब की एबिलिटी प्रेजेंट थी, ठीक है। और कौन सा रिप्रोडक्शन करते थे? तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, यानी कि बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इन सबों की एबिलिटी इनके पास थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी सेल हैं, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे प्रोटोसेल हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक। और एक ये फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ भी थी, ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ भी थी। तो इन सब को देखते हुए जो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने कहा कि हम माइक्रोस्फेयर को ही हम फर्स्ट लिविंग सेल मान सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इसी वजह से देखिए कहा जाता है कि जो प्रोटोसेल है, प्रोटोसेल के अंदर दोनों आ गए, कोसरवेट्स भी और माइक्रोस्फेयर भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो
प्रोटोसेल है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, ठीक। इसी वजह से माना जाता है कि वायरस है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब तक वायरस कोई नॉन लिविंग थिंग्स पे होता है, जैसे किसी सामान पे है तो मस्त अपना पड़ा रहेगा, लेटा हुआ है, बस सोचता रहता है कि कोई आए हमको छुए, क्योंकि अगर कोई इसको टच करता है तो उसको होस्ट मिल जाता है, और जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आता है फटाक से एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है, और इनमें जो हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं वो भी कुछ उनके जैसे ही सिमिलर है। इस वजह से तो इसलिए हम प्रोटोसेल को एक तरीके से वायरस के फॉर्म में अभी मान सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अब। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो एक जीवन के सर्वाइवल करने के लिए, एक जीवन को जीने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। वो सभी चीज़ इसमें इन दोनों में यानी कि कोसरवेट्स में भी और माइक्रोस्फेयर में भी पाई जाती है, ठीक। इन्हीं सब को देख के हम इसे फर्स्ट लिविंग सेल मान सकते हैं, ठीक है। क्या है कि बहुत थका थका हुआ भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है नहीं, एक तो बोरिंग है, ऊपर से सब कुछ हाइपोथेसिस है, मतलब कुछ क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी नहीं है तो गुस्सा आता है कि साला कुछ बन भी नहीं रहा, क्या बन रहा है क्या नहीं। तो वो क्लियरिटी ना होने की वजह से आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ना जब आप उसे नोट्स के थ्रू बना लेंगे ना, तो मैं आपको एक बार नोट रिवाइज करना भी बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं, क्योंकि नोट्स इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, लेकिन अभी समझना लिखना आपको थोड़ा ख़राब लग सकता। मुझे खुद स्टार्टिंग में बहुत ख़राब लगता था, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़ रहा, लेकिन जब एक बार आप नोट्स बना लेंगे, फिर उसको जब रिवाइज़ करेंगे, और मैं आपको रिवाइज़ करने का तरीका ही बताऊँगा, फिर आपको ये चीज़ें काफ़ी सिंपली आसानी से याद हो जाएंगी। आगे की चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब कुछ बचा नहीं है, अब बचा है सिर्फ एक टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज बहुत हो गया, बहुत थक भी गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। आपको उस पर केमिस्ट्री की वीडियोज़ जल्द ही डाल दी जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।